हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का रिया क्लासेस के आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे दोस्तों, साइंस का जो सेशन हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने वहाँ पर बात की थी रसायन विज्ञान को लेकर। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहा, पहली जो हमारी क्लास रही, उसके अंतर्गत हमने वहाँ पर चर्चा की भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को लेकर। उसके बाद जब हमने साइंस की दूसरी क्लास स्टार्ट की तो हमने एक नया टॉपिक का वहाँ पर जिक्र किया और हमने पढ़ना प्रारंभ किया रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उसकी 2 क्लासें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार को लेकर जो तीसरी क्लास है उसके हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज ऑक्सीकारक और अपचायक में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण यानी अपचयन। ठीक है, उसमें यहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उनके जो एग्जाम्पल है। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, मंद अभिक्रियाएं क्या होती है, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है। इन सब चीज़ों का जिक्र करके हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के प्रकार को लेकर, जिसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम बैठे हैं इस वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, मुलाकातें ना सही आहटें आती रहनी चाहिए। ना राज है जिंदगी और ना ही नाराज है जिंदगी, बस जो कुछ भी है वो आज है जिंदगी। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे साइंस के सेशन की। और देखिए, सबसे पहले 2 चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर मूलभूत से अंतर उनके बीच में यहाँ पर पढ़ेंगे। कई बार इन चीज़ों को लेकर हमारे बीच में कन्फ्यूजन रहा है। एक तरफ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज ऑक्सीकारक क्या होता है। ठीक है, एक हो गया हमारा ऑक्सीकारक और इसी के बाद दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अवकारक को लेकर। ठीक है, देखो इसी अवकारक का जो दूसरा नाम है वो होता है अपचायक। बताओ क्या ध्यान में रखोगे, अपचायक। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट का हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बारीक से और डिटेल से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप लोग भी अपनी जो फेयर कॉपी है नोटबुक वो साथ में लेकर बैठे, क्योंकि मैं प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पर बिल्कुल नोट्स के हिसाब से लिखूंगा। तो आप लोग सब मेरे साथ अच्छे जो नोट्स है वो तैयार करते रहे। उसके बाद आपको केवल एक बार पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, उसको रिवाइज करने की, आपका पूरा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक है, पहली चीज हम लोग जानते हैं सर ऑक्सीकारक का मतलब क्या है। देखिए, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं, ध्यान रखना, जो ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं। ठीक है, खुद नहीं करते हैं, ये ऑक्सीकरण की जो क्रिया है उसको करवाने का काम यहाँ पर क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। इसी प्रकार अवकारक की बात करें, अपचायक की, तो आप कहेंगे ऐसे पदार्थ जो अवकरण की क्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बताइए यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं, बताओ उनको क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट हमारा तैयार हो गया, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, उसको बताओ क्या कहा जाता है, अवकारक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इधर उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सर अवकारक क्या होता है, यानी अपचायक क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऐसे पदार्थ जो अवकरण की क्रिया करवाते हैं, बताओ उन्हें क्या कहा जाता है, अवकारक के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हमने कहा कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अवकरण की
ऐसे पदार्थ जो अवकरण की क्रिया करवाते हैं, ठीक है, उन पदार्थों को बताओ क्या कहा जाता है, अवकारक के नाम से जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर यहां पर हम लोग फोकस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट जो बात है वो हमारे सामने ये निकल के आती है कि सर ऑक्सीकारक जो होते हैं, ऑक्सीकारक को बताओ क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इनको इलेक्ट्रॉन ग्राही के नाम से जाना जाता है। जबकि सर अवकारक की बात करें अपचायक की, तो बताओ इसे क्या कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन दाता के नाम से जाना जाता है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीकारक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी प्रकार अगर अवकारक अपचायक की बात करें तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दान में देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो अवकारक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, ठीक है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएंगे, और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएंगे तो उससे इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है, जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये दो मूलभूत जो यहाँ पर अंतर है वो आप सबको यहाँ पर निश्चित रूप से मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो, तो सबसे पहले आपने ये कहा कि सर ठीक है, आपने कहा ऑक्सीकारक बताओ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं बोलो क्या हो जाते हैं, अपचयित। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखना, जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या में बोलो क्या होगी, कमी होती है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार उधर हम लोग बात करेंगे इसका अपोजिट, तो आप ये कहेंगे कि सर अवकारक की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, क्लियर, इनकी ऑक्सीकरण संख्या में आप लोग ध्यान रखना वृद्धि होती है। चलो अब देखो 3 पॉइंट यहां पर आप सबको मालूम होने चाहिए ऑक्सीकारक और अवकारक के संदर्भ में। पहला पॉइंट हमने यहां पर क्या पढ़ा, साथ के साथ मैं कोशिश करूंगा आपको चीजों को रिवाइज करवाने की, क्लियर, कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है, जबकि ऐसे पदार्थ जो अवकरण यानी अपचयन की क्रिया करवाते हैं उनको अपचायक कहा जाता है। ऑक्सीकारक वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं और अवकारक वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके स्वयं बताओ क्या हो जाते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये जो स्वयं है वो अपचयित हो जाते हैं और इस कारण इनकी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है उसमें बताओ क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद हमने बात की कि सर अवकारक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें बताओ यहां पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, राइट।
अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनके जो एग्जाम्पल है उसको लेकर। देखो सीधा आ जाओ आप लोग अब इसके एग्जाम्पल के ऊपर। सबसे पहले जैसे आपने कहा सर ऑक्सीकारक, तो एक तो मैंने कहा आपसे ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन बताओ किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का। ऑक्सीजन हो गया। एक आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। बोलो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन को आप लिखेंगे O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप क्या लिखेंगे? H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड के बाद में जैसे मैंने आपसे कहा एक आपका एग्जाम्पल हो गया, क्या नाम से? कार्बन मोनो ऑक्साइड। बताओ क्या हो गया? कार्बन मोनो ऑक्साइड। अच्छा कार्बन मोनो ऑक्साइड को क्या कहोगे आप? CO, ठीक है। इसी प्रकार एक आपने कहा कि साहब जैसे हमारा हो गया नाइट्रिक अम्ल। बोलो क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल। बता सकते हो क्या नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आप कहेंगे सर HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के बाद एक जैसे आपने ले लिया, क्या नाम से? आपने कहा सर पोटेशियम, ये हो गया हमारा परमैग्नेट, ठीक है। बोलो क्या हो गया? पोटेशियम परमैग्नेट। इसका फॉर्मूला होगा पोटेशियम परमैग्नेट का हो जाएगा आपके KMnO4। और एक आता है हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में K2Cr2O7। क्लियर? इधर देखो जितने भी आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं वो सब यहाँ पर किसका काम करते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीकारक का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? ग्रहण करती है और स्वयं क्या हो जाती है? बोलो अपचयित हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया H2O2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, एक आपका पोटेशियम परमैग्नेट हो गया जिसको आपने क्या कहा? KMnO4, एक हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी? अपचायक यानी क्या नाम से? अवकारक को लेकर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पलों में आप देखो क्या क्या चीजें याद रखोगे। जैसे आपने कहा साहब एक हो गया सर हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन। बोलो क्या हो गया? हाइड्रोजन आपका H2, राइट। इसी प्रकार एक मैंने आपसे कहा यहाँ पर सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। बताओ सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा हमारा? SO2। हाइड्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। एक आपने कहा साहब हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे? H2S। क्लियर? एक हो जाएगा आपका SnCl2। ये भी बताओ किसका काम करता है यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर क्या नाम से? ऑक्सीकारक यानी अपचायक का यहाँ पर कार्य करता है। तो एक हो गया हमारा हाइड्रोजन, एक हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, एक हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी प्रकार आप लोग एक और ले सकते हैं, क्या नाम से? कार्बन, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड आपका इधर आ गया, ठीक है। देखो यहां से आप लोग याद रखना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिखा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकारक नहीं है। ये क्या होता है? हमारा एक अपचायक होता है, ठीक है।
वो गलती से हो गया, तो आप लोग याद रखना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है हमारा, अपचायक है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहां से याद रखोगे। इधर हमने पढ़ा अपचायक, जिनको अवकारक भी कहा जाता है, और एक तरफ आ गया हमारे पास में साहब क्या, ऑक्सीकारक। क्लियर। इसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न देखो आपके सामने ये आता है, और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने क्या बनती है वो ध्यान से समझना आप लोग। इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने ये बनती है, एक काम करते हैं हम लोग, इसको एक नए पेज के ऊपर ले लेते हैं। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीकारक और अपचायक, और इधर हम लोग अब बात करते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपसे कहा नाइट्रस अम्ल। देखो पीछे आपने क्या पढ़ा था, नाइट्रिक अम्ल पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला क्या था, HNO3। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, बताओ किसकी, नाइट्रस अम्ल की। नाइट्रस अम्ल हमारा क्या होता है, HNO2। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक इसी प्रकार मैं आपसे कहूंगा सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सल्फ्यूरस अम्ल की। तो सल्फ्यूरस अम्ल को आप क्या नाम देंगे, H2SO3। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। और एक आता है हमारे पास में क्या नाम से, सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। ये तीन चीजें जो यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जैसे हमने पढ़ा सर, नाइट्रस अम्ल HNO2, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये ध्यान रखना, तीन ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करती है। ध्यान में रखना, ये ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है, दोनों की तरह बोलो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। सर इसका रीजन क्या है, अच्छा इसका रीजन ये है कि इनमें क्या होता है, देखो रीजन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। रीजन ये है कि इनमें नाइट्रोजन तथा सल्फर जो परमाणु है, क्लियर, नाइट्रोजन तथा सल्फर परमाणु अपनी मध्यवर्ती जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये बनता है सर कि एक आपने बताया नाइट्रस अम्ल हो गया हमारा HNO2, एक हो गया सल्फ्यूरस अम्ल हमारा हो गया H2SO3, ठीक है, एक हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये तीनों ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इनमें जो नाइट्रोजन तथा सल्फर जो हमारा परमाणु है वो अपनी मध्यवर्ती जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें यहाँ पर क्या है बताओ उपस्थित है, इस कारण। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सामान्य ऑक्सीकारक को लेकर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो अपना आ गया यहाँ पर सामान्य ऑक्सीकारक। देखिए यह आपका हो गया सामान्य ऑक्सीकारक। देखो इसमें तीन चीजें याद रखना,
सामान्य ऑक्सीकारक के अंदर एक हो गया आपका ऑक्सीजन, एक हो गया आपका H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और एक हो गया क्या नाम से हमारा हेलोजन। देखो मुझे बताओ हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक हो गया क्लोरो, एक हो गया ब्रोमो, एक हो गया फ्लोरो। तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो को लेकर। यहाँ पर ये जो आपको F दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर क्या है हमारा फ्लोरीन है, ये याद रखना। फ्लोरीन को बताओ क्या कहा जाता है, फ्लोरीन क्या होता है हमारा प्रबलतम ऑक्सीकारक। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से प्रबलतम ऑक्सीकारक है या सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे कि सर फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन को क्या कहा जाता है, क्या नाम से, प्रबलतम ऑक्सीकारक के नाम से इसको जाना जाता है। सर फ्लोरीन को प्रबलतम ऑक्सीकारक क्यों कहा गया, इसका रीजन ये है कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, बताओ क्या होती है, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक होती है, ठीक है। चलिए एक काम अपना ये क्लियर हो गया यहाँ पर फ्लोरीन को लेकर। तो एक तरफ हमने बात करी ऑक्सीकारक को लेकर, दूसरी तरफ हमने बात करी यहाँ पर साहब किसको, अवकारक यानी अपचायक को लेकर। अब देखिए इसी से जुड़ी हुई एक और जो नई चीज, और उसको भी हम लोग दो प्रकार से अंतर के रूप में समझेंगे, रिएक्शन जो हमारी है। तो एक तरफ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बताओ किसकी, ऑक्सीकरण की, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण, और दूसरी तरफ बताओ आप लोग बात करोगे यहां पर किसकी, तो आपने कहा सर क्या नाम से, अपचयन को लेकर, यानी अवकरण। सबसे पहले यहां पर हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या है। देखो ऑक्सीकरण का मतलब है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, या मैं कहूँगा उपचयित होता है, तो इसका मतलब है ऑक्सीकरण, ठीक है। और जब यानी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इसका मतलब है अपचयन। तो पहला पॉइंट आप लोग क्या ध्यान में रखोगे कि क्या नाम से पदार्थ में, ठीक है, बोलो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। आपने कहा कि सर पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं उपचयित होता है। ठीक है। अच्छा सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल जैसे आपने कहा C+O2, तो बताओ क्या बन गया, CO2। यानी आपने कहा सर कार्बन के अंदर क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन, तो बताओ क्या बन गया, CO2। ठीक है, O को थोड़ा सा बड़ा लिख लेना। यानी आप कहेंगे सर कार्बन यहां पर किसका काम कर रहा है, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्यों, क्योंकि कार्बन के अंदर बताओ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। इसी प्रकार मान के चलो आपने लिखा कि 2Cu+O2, यानी कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर अभी कौन से रंग का है, भूरे रंग का। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा और ये कौन से रंग का हो जाएगा, बोलो काले रंग का हो जाएगा। क्लियर। चलिए पहला पॉइंट हमने ऑक्सीकरण को लेकर ये पढ़ा कि सर पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर उसका क्या होता है, या वो उपचयित होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन पृथक होती है।
देखो बात ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपने क्या देखा, किसी यौगिक से हाइड्रोजन पृथक हो गई, ठीक है। तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन का जो पृथक होना है, अलग होना है, बताओ उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो मतलब मैं यहाँ पर बात करूँगा जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ से क्या होगा, सल्फर से जो हाइड्रोजन है वो हमारी क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके ऑक्सीकरण का। तीसरी बात आप लोग देखो क्या याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट आपके सामने ये आता है कि मैंने कहा जैसे अणुओं एक हो गया आपके परमाणुओं या आप लोग कह सकते हैं आयनों, ठीक है। हमने कहा अणुओं, परमाणुओं या आयनों के द्वारा एक या एक से अधिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, बताओ उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर उसे ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न बनेगा आपका यहां से। मैंने कहा आपसे कि अणुओं, परमाणुओं या आयनों के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, बताओ उसे क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर उसे ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। समझिए किस प्रकार से, ठीक है। जैसे आपने कहा सर सोडियम है, सोडियम ने क्या किया साहब, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन को, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो धन आवेश आता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो बताओ कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है। तो आप कहेंगे सर इधर सोडियम के ऊपर धन आवेश की वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो आपका, ये बन जाएगा Na+, ठीक है। जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या कर दिया, त्याग दिया, तो बताओ ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पर Na+ आ गया। इसी प्रकार देखो एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा Fe2+, Fe के ऊपर पहले से प्लस 2 आवेश है। अब ये क्या करेगा भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो अगर Fe आयरन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसका मतलब धनावेश की वृद्धि होगी, और 2+ है तो एक और प्लस जुड़ेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Fe3+। तो लॉजिक की जो बात है समझने योग्य, हमारे जो प्रश्नों में काम आएगी एग्जाम में, वो पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज आपको याद में रखनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या नाम से अणुओं, परमाणुओं या आयनों के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, उसे बताओ क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है, राइट। इसके बाद में देखो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसको लेकर, आपने कहा सर अपचायक को लेकर। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, अपचायक के संदर्भ में आप लोग याद रखना, पहला पॉइंट आपका ये है कि पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है, बताओ उसे क्या कहा जाता है, अपचयन यानी अवकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने कहा सर ये हाइड्रोजन है, इसमें आप सल्फर को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये कहेंगे कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन, ठीक है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन बताओ क्या होती है, आपने कहा सर पृथक होती है। तो यार सीधी सी बात है, अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन पृथक हो जाएगी मतलब अलग हो जाएगी, तो बताओ उसे क्या कहा जाएगा,
आप कहेंगे सर उसे अवकरण के नाम से जाना जाएगा। जैसे हमने कहा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां से हमने कहा C+ का O2 मतलब ऑक्सीजन कार्बन से क्या हो गई, पृथक हो गई, अलग हो गई, तो इस क्रिया को आप लोग क्या नाम दोगे, अपचयन। और तीसरी बात जो हमारे लिए यह है कि वही बात हम कहेंगे कि सर अणुओं, ठीक है, आयनों या फिर आप कहोगे परमाणुओं के द्वारा पिछली बार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था, अब की बार आपको देखो, पिछली बार सॉरी आपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा था, अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तो अणुओं, आयनों या परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, बताओ उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवकरण, यानी उसको अपचयन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल को लेकर। जैसे आपने कहा सर Cu2+ यानी कॉपर है, इसके ऊपर +2 आवेश है। अब भाई साहब कॉपर क्या करेगा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनों को तो ग्रहण करेगा ना यहाँ पर, और कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो आपने कहा साहब जैसे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। अब मुझे बताओ कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व यौगिक जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इस पर 2 ऋण आवेश आएगा, और पहले से ही 2 धन आवेश है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये प्राप्त हो जाएगा आपको यहाँ से Cu यानी कॉपर। इसी प्रकार देखो आपका जैसे Cl है, ये बताओ आपका क्या हो गया, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया है, तो ये बन जाएगा आपका Cl-। इसी प्रकार जैसे O- है, O के ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। अब आपने कहा सर ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब O के ऊपर पहले से ही माइनस है, माइनस आवेश है, और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको आप लोग क्या नाम दोगे, O- का 2। ठीक है, या 2- इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर है। तो इसका मतलब 2 चीज़ों के बीच में मुख्य रूप से यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिला। एक आपने पढ़ा देखो क्या नाम से, ऑक्सीकरण, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन के बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। और अगला जो टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, बताओ किसकी, तो आप कहेंगे सर रेडॉक्स अभिक्रिया की। ठीक है, आ जाइए आगे। अब आती है हमारे पास में रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ, रेडॉक्स का मतलब वो चीज है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हमारे को एक साथ वहां पर दिखाई देता है। आपने कहा सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, याद रखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हमारे को एक साथ दिखाई देते हैं, उसे बताओ क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा सर, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। यहां तक अपना काम क्लियर हो गया। अर्थात इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे बताओ क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए, आपने लिया CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दोनों की आपस में अभिक्रिया कराओ, तो कॉपर क्या करेगा? ऑक्सीजन को यहां से विस्थापित कर देगा, तो सॉरी, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? H2O यानी जल बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, और प्लस आपका क्या आ गया? कॉपर यहां से बाहर निकल गया। तो आपने क्या देखा? आपको ये मालूम चला कि सर हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, और कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो ऑक्सीजन अगर बाहर निकलती है तो इसका मतलब बताओ क्या होता है? अपचयन होता है। और ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो इसका मतलब बताओ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो सिंपल सी बात आप लोग ये कहेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, आपने कहा सर Fe प्लस CuSO4, तो ये बताओ आपका क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस का Cu। और मान के चलिए आपने कहा जैसे प्राकृतिक गैस का हम लोग दहन करेंगे यहाँ पर मैथेन का, ठीक है, मैथेन का हो गया हमारा CH4 प्लस 2O2। मैथेन जो गैस है उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, उसका क्या करेंगे? दहन करेंगे। तो यहाँ से आपने देखा CH4 मैथेन गैस को, जिसको प्राकृतिक गैस कहा जाता है, जब इसका दहन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस CO2 और प्लस यहाँ से आपका 2H2O जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, राइट। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं C प्लस O2, ये क्या हो गया? बोलो हमारा CO2। तो सिंपल सा आपको एक ही मेथड यहाँ पर ध्यान में रखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे बोलो क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, राइट। चलिए इसके बाद में अब हम लोग जिस नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का जो दूसरा प्रकार हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा, देखो हमारा कौन सा? पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मंद अभिक्रिया को लेकर। मंद अभिक्रिया, अच्छा याद है क्या आपको इस मंद शब्द का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर धीरे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में अधिक समय लगता है। हो सकता है उस अभिक्रिया को संपन्न होने में सालों का समय लग जाए, महीनों का समय लग जाए, दिनों का समय लग जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में अधिक समय लगता है। पहली चीज, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में अधिक समय लगता है, बोलो उसे क्या कहा जाता है? मंद अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सर इसका एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल जैसे आप लोग क्या कहेंगे, आपने लिखा साहब लोहे पर जंग लगना, बोलो क्या आ गया? लोहे के ऊपर जंग लगना। आपको पता है लोहे के ऊपर जंग लगने की जो क्रिया है वो मंद गति से होती है, काफी दिन उसके अंदर लग जाते हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया मंद रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है। आगे देखो, अच्छा सर लोहे का ऑक्साइड जंग किस प्रकार से बनेगा? तो 4Fe लोहा प्लस 3O2 ऑक्सीजन और प्लस का 6 अणु ले लो किसके? H2O यानी जल के। इनके आपस में रिएक्शन कराओ तो ये बन जाएगा हमारे पास में
2Fe2O3.3H2O। चेक करेंगे एक बार इसको, क्या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है क्या। आयरन के कितने अणु है 4, तो ये हो गया हमारे पास में 2 दूनी 4। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो भैया 3 दूनी 6 और 6 टोटल कितनी है 12। तो आपने कहा सर 3 दूनी 6 और अच्छा 3 दूनी 6 और इधर कितनी है 3, 6 और 3 कितनी हो गई 9। 4Fe प्लस का 3O2 प्लस का 6H2O। अगर 4 मैं यहां पर लेता हूं, देखो 1 मिनट समझेंगे ध्यान से। ऑक्सीजन आपने कहा सर 3 दूनी 6, ओके, और O के आगे गुणा में 6 आ रहा है, तो 6 से कितनी हो गई 12। अब यहां चेक करो ऑक्सीजन 3 और इधर बताओ कितनी हो गई 3 दूनी 6। चलो अभी चेक करते हैं। 4Fe प्लस का 3O2 प्लस का 6H2O, तो ये बन जाएगा 2Fe2O3.3H2O, राइट। इसके बाद में आ गया हो हाइड्रोजन की बात करेंगे 6 दूनी 12। इधर बताओ हाइड्रोजन कितना है 3 दूनी 6, तो प्लस यहाँ से आपका 3H2O क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, सही है ना। अब चेक करो देखिए एक बार, टू Fe2O3 प्लस का, अरे सॉरी 1 मिनट, यहां से देखना ठीक है हमारा बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई है ना, गुणा में है मतलब, तो ये एक साथ ही ये चीजें सेम। ये हो जाएगा हमारा जंग, जिसको आप क्या कहेंगे लोहे का ऑक्साइड। देखो कैसे बना, समझना 1 मिनट ध्यान से। आयरन के कितने अणु 4, तो आपने कहा सर 2 दूनी 4, ठीक है। उधर आयरन के कितने हो गए 4। ऑक्सीजन को चेक करो 3 दूनी 6 और O के आगे गुणा में कितना है 6 से कितनी होगी 12। तो यहाँ से चेक किया 3 दूनी 6 और ये देखो ऑक्सीजन है, ये 3 है और ये 3 के साथ में यहाँ पर गुणा में कितनी है 2, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 से कितने हो गए 12। क्लियर है, ठीक है, वो कन्फ्यूजन हो गया वहाँ पर। बाकी हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, उधर भी आपका कितना है टोटल बताओ 6 दूनी 12। क्लियर। तो याद रखना, जिसको हम लोग जंग नाम देते हैं, लोहे का जो ऑक्साइड है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Fe2O3.3H2O, राइट। अच्छा एक प्रश्न आप लोग हमेशा यहाँ पर याद रखना, जब जंग की बात की जाती है तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि जंग लगने पर, ठीक है, प्रश्न आया था एक बार, जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। अच्छा प्रश्न है हमारे लिए, ठीक है। तो याद रखना, जंग लगने पर लोहे का भार बोलो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या भार बढ़ जाता है, क्या भार घट जाता है, क्या भार उसका अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मंद अभिक्रिया के बाद में। देखो हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया आती है, तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। आपने कहा सर ये आ गया हमारे पास में क्या नाम से तीव्र अभिक्रिया। चलिए देखिए और समझिए एक एक पॉइंट को ध्यान से। नाम आपने क्या देखा, शब्द आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि तीव्र। बोलो तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज गति से संपन्न होने वाली, ठीक है। बताओ तीव्र शब्द का मतलब क्या होगा, तेज। तो मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होती है, बोलो तेज गति से संपन्न होती है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है। मतलब कितना, 10⁻⁻10 सेकेंड। वह रासायनिक अभिक्रिया जो 10⁻⁻10 सेकेंड में ही क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, उसको तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे सर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या नाम से, प्रबल अम्ल। बोलो आपने क्या लिया, प्रबल अम्ल। और इस प्रबल
अम्ल की जो क्रिया है वो किसके साथ में करवाओगे? प्रबल क्षार के साथ में क्रिया। ठीक है, तो आपने कहा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया। याद रखना, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो क्रिया बहुत तेज गति से संपन्न होती है, 10⁻⁻10 सेकंड में क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। सर प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल क्षार ये हो गया हमारे पास में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर दोनों के आपस में क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से हमारे पास में NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड लवण प्लस H और OH मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। आपका जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये बताओ किसका एग्जाम्पल है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहती है? कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। इसी प्रकार देखो एक और चीज आती है हमारे पास में, आप कहेंगे सर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, मैंने कहा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, मालूम है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताओ क्या होती है? संपन्न होती है। तो ये वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसका अर्ध आयुकाल, अगर आप लोग इस अभिक्रिया का क्या देखोगे, इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, तो मालूम है इस अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है यानी T⁻⁻2 ये कितना होता है? तो याद रखना 10⁻⁻12 सेकेंड। बोलो, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका अर्ध आयुकाल कितना होता है? T⁻⁻2 की वैल्यू 10⁻⁻12 सेकेंड। ठीक है, तो आज देखो इसी के साथ में हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो यहाँ पर क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, और नए टॉपिक का देखिए यहाँ पर हम लोग जो अध्ययन करेंगे, एक छोटी सी चीज है, ये आप लोग याद रखना। यहाँ पर प्रश्न के अंदर पूछी गई है कि क्या नाम से आपसे पूछा जाएगा, बताइए तुल्यांकी भार क्या होता है? ये भी आप लोग याद रखना, तुल्यांकी भार का मतलब क्या है? तुल्यांकी भार का मतलब ये होता है कि किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान, सुनिए, किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान जो रेडॉक्स अभिक्रिया में 1 मोल इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करेगा या 1 मोल इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? पूर्ति करेगा। बताओ क्या कहलाता है? तुल्यांकी भार के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ, आप लोग क्या लिखेंगे कि सर किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान, ठीक है, किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान जो रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में 1 मोल इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करेगा, अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है सर किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जा सकता है? तो आप लोग याद रखना, क्या याद रखोगे कि सर किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ के परमाणु भार में, या आप लोग ये कह सकते हैं किसी तत्व, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु भार में उसकी जो संयोजकता होती है, ठीक है, उसकी संयोजकता से भाग देकर, ठीक है, उसकी संयोजकता से भाग देकर बोलो क्या ज्ञात किया जा सकता है?
तो आप कहेंगे सर तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, समझ लिए एक एक पॉइंट को मेरे साथ आप लोग ध्यान से। अगर बात की जाए कि सर तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखना किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान जो रेडॉक्स अभिक्रिया में 1 मोल इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करेगा, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया में 1 मोल इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, आपूर्ति करेगा, उसे तुल्यांकी भार कहते हैं। और किसी पदार्थ यानी किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है, ठीक है, एटॉमिक जो हम लोग वेट जिसको कहते हैं, उसके अंदर अगर उसकी संयोजकता का क्या दे दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा, तो बताओ आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तुल्यांकी भार यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में देखिए जो अगली हमारी क्लास रहेगी, ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसको लेकर, उत्प्रेरक को लेकर। तब तक आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।